हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम साराभाई, एसोसिएट प्रोफेसर, दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर। आज हम एमएड फर्स्ट ईयर के फिफ्थ पेपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अंतर्गत, ये जो एक ऑप्शनल पेपर है, इसके अंतर्गत हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि भोजन, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं, और इसके साथ ही मनुष्य की एक अन्य मौलिक आवश्यकता और है, और वह है अपने भावों को अभिव्यक्त करना तथा अपने साथियों से वार्तालाप करना। और मानव की यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आदिकाल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब मानव विभिन्न भंगिमाएं बनाकर अनेक मुद्राओं तथा संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता था। कालांतर में जब भाषा तथा कलाओं का जन्म हुआ, तो मनुष्य को अपने भावों को अभिव्यक्त करने के अनेक मार्ग मिले तथा वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने में अधिक सक्षम हो गया। भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा विचारों का आदान प्रदान मनुष्य के जीवन पर्यंत चलता रहता है। शिशु जब जन्म लेता है तो उसको रोना और वृद्ध और असहाय हो जाने पर इशारों से भावों की अभिव्यक्ति यह मृत्यु होने तक चलती रहती है। और उसकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा इस कार्य में मनुष्य की सहायता करती हैं। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य अपने अनुभवों को बांटता है और बटोरता है। बांटने और बटोरने की यही क्रिया संचार या संप्रेषण कहलाती है। संचार, संप्रेषण या संवाद, इसके बिना आधुनिक जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, और संचारहीन जीवन की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रोफेसर I.P. तिवारी ने कहा है कि संचार जीवन के साथ प्रारंभ होता है और जीवन की समाप्ति पर ही इस पर विराम चिन्ह लगता है। संप्रेषण को और अधिक जानने के लिए हम कुछ बिंदुओं को लेकर चलेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण का सप्रत्यय एवं अर्थ। दूसरा है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। थर्ड, संप्रेषण एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के तत्व या घटक। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के रूप। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग डिफरेंट मॉडल्स के माध्यम से जानेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया को। अगला है डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, विभिन्न प्रकार के मोड्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण के। अगला है यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में उपयोगिता। और लास्ट है बैरियर्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छे संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं। क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम इन बिंदुओं को हम 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो आखिर के 4 हैं उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का प्रत्यय एवं अर्थ। संप्रेषण का अर्थ परस्पर सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना। जब हम सूचनाओं और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। इसको अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। पहला है एडगर डेल, संप्रेषण विचार विनिमय के द्वारा विचारों एवं भावनाओं को परस्पर जानने
तथा समझने की प्रक्रिया है। दुबे एंड सिंह ने कहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं या समाचारों का आदान प्रदान। लुगिस एवं वीगल ने कहा है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों के द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। लीगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि को इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ सकें। संप्रेषण में संदेश देने वाले और संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। एडगर डेल, जो ऊपर से परिभाषाएं दी गई हैं उसमें एडगर डेल एवं दुबे ने संप्रेषण में विचारों के आदान प्रदान एवं उन विचारों को समझने पर बल दिया है, जबकि लुगिस एवं वीगल ने सामाजिक वातावरण के अंतर्गत विचारों को समझने के साथ साथ लोगों को विचारों तथा मतों में परिवर्तन लाने पर भी बल दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संप्रेषण विचार विनिमय करने, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बात सुनने की, विचारों, अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं, सूचनाओं तथा ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। अब हम विभिन्न परिभाषाओं और उसके अर्थ को देखते हुए संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है द्विमार्गीय प्रक्रिया। संप्रेषण एक द्विमार्गीय यानी कि टू वे प्रोसेस है। इसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। सेकंड, पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संदेश देने वाले और संदेश ग्रहण करने के वाले के मध्य में पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, हर संप्रेषण का कोई ना कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। बिना उद्देश्य के जब हम बातचीत करते हैं तो उसको संप्रेषण नहीं कहा जाएगा। विचार विनिमय या विचार विमर्श पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ केवल हमें अपनी बात कहनी नहीं है, वरन दूसरे ने जो हमने बात कही है उसको कितना समझा है, उससे उसकी बात कहलवाना यानी कि आपस में विचार विमर्श करना, इस पर संप्रेषण में विशेष बल दिया गया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक रूप में प्रेषित किया जाता है और उसी रूप में उसको ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों का समावेश बहुत आवश्यक है। संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष जैसे कि विचार, संवेदनाएं, भावनाएं, संवेग, इनका समावेशित होना आवश्यक है। लास्ट है पृष्ठपोषण आवश्यक है। पृष्ठपोषण यानी कि संदेश देने वाले को पता होना चाहिए कि उसका संदेश ग्रहण करने वाले ने किस रूप में ग्रहण किया, उसमें किस रूप तक उस तक पहुंचा, और यह पृष्ठपोषण के माध्यम से भी पता लगेगा। और पृष्ठपोषण के माध्यम से ही जो संप्रेषक होता है वो अपनी कमियों को दूर कर सकता है और अच्छे संप्रेषण को कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण ग्रहण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाले की आवश्यकता होती है। इसमें सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक एवं संकेतों के माध्यम से होता है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया के घटक। संप्रेषण करते समय किन किन घटकों का होना आवश्यक है।
इसके अंतर्गत 5 तत्व का होना बहुत आवश्यक है, जिसमें पहला है सेंडर यानी कि प्रेषक, सेकंड मीडिया माध्यम, थर्ड मैसेज यानी कि संदेश, फोर्थ रिसीवर प्राप्तकर्ता, फिफ्थ फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। पहला आता है सेंडर प्रेषक, संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला। ये अपनी योग्यता के अनुसार क्षमता अनुभव के द्वारा संदेश को ग्रहण करता है, उसको संदेश का चयन करता है तथा उसकी व्याख्या इस प्रकार करता है जिसे लोग समझ सकें। प्रेषक संदेश भेजने हेतु माध्यम का भी चयन करता है और प्राप्तकर्ता को भी चुनता है। सेकंड है मीडियम या माध्यम, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के बीच जो मीडिया है वो मेल कराता है, मध्यस्थता कराता है। संदेश माध्यम के द्वारा ही प्रेषित होता है। रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, फैक्स, फोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब मीडिया हैं जिसके माध्यम से संदेश को प्रेषित किया जाता है। थर्ड आता है संदेश मैसेज, प्रेषक और माध्यम की सफलता का मूलाधार संदेश होता है। संदेश या विषय वस्तु के बिना संप्रेषण की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है। इसलिए मैसेज का, संदेश का एक संप्रेषण प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट आता है रिसीवर प्राप्तकर्ता, संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में चलती है। इसी के कारण इसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया की सफलता रिसीवर की आवश्यकता, योग्यता, क्षमता, ग्रहणशीलता, संतुष्टि तथा अनुभव पर आधारित होती है। यदि सीखना नहीं चाहता तो चाहे भी कितना भी ज्ञान प्रदान कर दिया जाए वो निरर्थक होगा। इसलिए आवश्यक है कि मैसेज देने से पूर्व प्राप्तकर्ता को उसे प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करें। लास्ट है प्रतिपुष्टि फीडबैक। संप्रेषण की प्रक्रिया में सेंडर को समय समय पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना बहुत ही आवश्यक होता है। दिया गया संदेश किस रूप में रिसीवर के पास पहुंचा, उससे उसे कितना समझा, इसके लिए सेंडर को प्रतिपुष्टि मिलना या फीडबैक मिलना बहुत ही आवश्यक है। रिसीवर को प्रतिपुष्टि रहने पर प्रेषक संदेश के प्रति जागरूक रहता है और आगे अच्छे से काम कर सकता है। अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के रूप। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत संचार यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड पारस्परिक संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड सामूहिक संचार ग्रुप कम्युनिकेशन, फोर्थ सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन, फिफ्थ जन संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। हम पहले को लेके चलते हैं व्यक्तिगत संचार। व्यक्तिगत संचार यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन। जागृत अवस्था में हर व्यक्ति जब जागृत अवस्था में होता है तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं बीतता जब हम कुछ ना कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें नहीं करते हैं। यह प्रक्रिया प्राय सोकर उठते ही प्रारंभ हो जाती है। सुबह समय पर उठने पर हम स्वतः ही प्रसन्न होते हैं और यदि उठने में हमें देरी हो जाए तो हमारा पूरा दिन झुंझलाहट के साथ शुरू होता है और फिर हम स्वयं से ही निर्देश देने लगते हैं कि आज हमें इस तरह से अपने कामों को पूरा करना है। अपने अंतः मन में अपने आप से वार्तालाप की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। कुछ पढ़ते हुए, दूसरों से बात करते हुए भी हम व्यक्तिगत संचार में डूबे रहते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में यह व्यक्तिगत संचार होता रहता है। सेकंड आता है
पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हर व्यक्ति या हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते ही अपने आप अपने पास के लोगों से वार्तालाप करना प्रारंभ कर देते हैं। परिवार में पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, नौकर आदि से हम सुबह उठ के कुछ ना कुछ बात करने लगते हैं। जो अकेले रहते हैं वो भी नौकर से, अखबार वाले से, दूध वाले से कुछ ना कुछ वो बात करते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। थर्ड आता है सामूहिक संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। अपने दैनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से दो समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला समूह उसका परिवार या परिवार के सदस्य होते हैं जिसके साथ वो निवास करता है। दूसरे समूह के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र से संलग्न होते हैं और कार्य क्षेत्र में होने वाले वार्तालाप तथा अनेक लोगों के साथ एक साथ बातचीत करना, यही सामूहिक संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक संचार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं वह उस समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसका वह सदस्य होता है। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, सब्जी वाला, दूध वाला, धोबी, बनिया इत्यादि, यह एक पृथक समूह होता है। जिसके सदस्य व्यक्ति के परिवार तथा कार्य क्षेत्र से जुड़े होने से भिन्न होते हैं। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र एवं परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जो कि व्यक्ति के कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, जिसमें संध्या के समय, छुट्टी के दिन, धार्मिक एवं पारिवारिक समूह, ये सारे समूह में जब हम संचार करते हैं तो उसे हम सोशल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। छुट्टी के दिन धार्मिक एवं पारिवारिक समारोह में जाना, अवसरों में जाना, फंक्शन अटेंड करना, विशेष रूप से अपने समाज के लोगों से मिलते हैं, वहां पे हम बात करते हैं और ये सामाजिक संचार कहलाता है। अगला है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। प्राचीन काल में मनुष्य संचार के उपयुक्त 4 स्वरूपों में सम्माहित होकर जीवन यापन करता आया है। संचार के इन्हीं दायरों में मानव सभ्यता का उदय और विकास हुआ है। परंतु आधुनिक युग में जब तकनीकी का विकास हुआ है, मनुष्य ने जैसे आकाश को छू लिया है। तकनीकी विकास के फलस्वरूप संचार पूरे संसार में फैला हुआ है। एक बृहद विस्तृत दायरा उसकी मुट्ठी में आ गया है। जनसंचार के माध्यम के द्वारा दुनिया में एक कोने में बैठा मानव अपनी बात को उसी क्षण दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंचा सकता है। मास मीडिया ने कम्युनिकेशन जगत में क्रांति ला दी है और ये आज के समय का सबसे प्रचलित स्वरूप है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक संप्रेषण के प्रकार। अनेक विद्वानों ने संप्रेषण के अनेक प्रकार बताए हैं, जिसमें से प्रमुख हैं शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, और अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक यानी कि ओरल, इस रूप में वाणी के द्वारा बोलकर, तथा लिखित रूप में शब्दों के द्वारा अपने विचारों तथा भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक संप्रेषण में 2 प्रकार हैं, मौखिक अर्थात ओरल और लिखित यानी कि रिटन। पहले हम लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन।
मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक रूप में वाणी अर्थात बोलकर तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस विधि में संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से या किसी तकनीकी के माध्यम से परस्पर आमने सामने रहते हैं। मौखिक संप्रेषण में वार्ता, व्याख्यान, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर, कहानी तथा कविता आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। सेकंड है लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। इसमें संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। संदेश देने वाला लिखित रूप से संदेशों या शब्दों को इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसको उसी रूप में ग्रहण करे, यानी कि जो प्रेषक कहना चाह रहा है रिसीवर उसी रूप में उस संदेश को ग्रहण करे। इसके लिए आवश्यक है कि लिखित जो लिखा गया है संदेश वो सरल हो, सुबोध हो, स्पष्ट हो, सुगम हो, ताकि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। संप्रेषण का अगला प्रकार है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन अन्य माध्यमों के द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया की जाती है, जैसे कि बोलकर, आंखों के द्वारा, मुख मुद्रा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, शारीरिक भाषा के द्वारा और संकेतों के माध्यम से। सबसे पहले आते हैं वाणी संप्रेषण। वाणी यानी कि बोलकर कम्युनिकेशन करना, लेकिन उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। वाणी संप्रेषण में विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रह के वाणी द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बोल रहा है तो बीच में यस, हाँ, बीच बीच में हूं, हाँ हूं कहना, सीटी बजाना, मुस्कुराना, बहुत जोर से बोल देना, हंसना, चीखना, ठहाके लगाना इत्यादि। वाणी संप्रेषण से अनेक भावों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कोई बोल रहा है और कुछ बताने पर हूं करना, यानी कि समझ में आ गया। इससे पृष्ठपोषण में मिलता है, बीच में हूं कर रहे हैं कि हमें समझ में आ गया है। सिर हिलाना, गर्दन हिलाना, यदि हम राइट और लेफ्ट गर्दन हिलाते हैं तो नकारात्मक या असहमति का भाव प्रस्तुत होता है। यदि ऊपर और नीचे गर्दन हिलाते हैं तो सकारात्मक और सहमति का भाव प्रस्तुत होता है। इसके अलावा सीटी बजाना, गुनगुनाना, वाक संकेत ध्वनि संकेतों के अर्थ उसकी तीव्रता, संदर्भ, स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। यानी कि हम जो सीटी बजाते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, यानी कि जो वाक या वाणी का संकेत देते हैं उसकी तीव्रता क्या है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे भाव क्या हैं। जैसे कि हम सीटी बजाते हैं तो सीटी बजाना किसी व्यक्ति को तंग करना, आकर्षित करना या फिर भद्दे शब्दों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। अगले आता है चक्षु संपर्क या मुख मुद्रा। इसमें हम चक्षु में मुख मुद्रा भी ले लेते हैं, दोनों मुख पर ही है इसलिए। तो पहला चक्षु और मुख में व्यक्तिगत संप्रेषण में चक्षु संप्रेषण और मुख मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यंत ही प्रभावशाली माना जाता है। क्लास में चक्षु संप्रेषण यानी कि आई टू आई कांटेक्ट, इसके द्वारा टीचर अपने स्टूडेंट्स की मन स्थिति का सही अंदाजा लगाने में सफल हो जाता है। कक्षा में घुसते ही टीचर जान जाता है कि बच्चे के मन में क्या है। टीचर ट्रेनिंग में क्लास प्यूपिल टीचर के क्लास में घुसते ही, जब प्यूपिल टीचर टीचिंग कर रहा है, क्लास में घुसते ही टीचर जान जाता है कि वो बच्चा किस प्रकार से पढ़ा रहा है। संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्तियों में छात्रों की मुख मुद्राएं बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। प्रसन्नता, भय, शोक, क्रोध,
तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण सफलता से मुख मुद्रा और चक्षु संप्रेषण के द्वारा किया जा सकता है। बधिरों, गूंगे और बहरों व्यक्तियों के लिए यह कम्युनिकेशन बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होती है। नेक्स्ट आता है स्पर्श संपर्क, टच कम्युनिकेशन। स्पर्श संपर्क में स्पर्श को ही संप्रेषण का मुख्य माध्यम बनाया जाता है। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। जैसे हाथ मिलाते हुए पता चल जाता है, हाथ जब हम मिलाते हैं किसी से तभी पता लग जाता है कि यह हाथ दोस्ती का है या दुश्मनी का, यह प्यार का हाथ है या दुश्मनी का हाथ है। माँ का हाथ का स्पर्श जब बालक पर पड़ता है तो बहुत कुछ कह जाता है। पीठ थपथपाना, ये पीठ थपथपाना प्रशंसा या शाबाशी का प्रतीक भी हो सकता है, और पीठ पर कस के थपथपाना उसको मारने का भी प्रतीक हो सकता है। प्यार का एक चुंबन अपने आप में बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंधे व्यक्ति यानी कि दृष्टिहीन छात्र छात्राओं के लिए स्पर्श एक वरदान स्वरूप है। जो ऐसे व्यक्ति हैं वो स्पर्श के माध्यम से ही कम्युनिकेशन करते हैं। अगला आता है बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा के माध्यम से कम्युनिकेशन करना। हमारे शरीर की एक भाषा होती है जो हमारी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं को समावेशित करती है, संप्रेषित करती है, कम्युनिकेट करती है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां, भंगिमाएं तथा हाव भाव शामिल हैं। शारीरिक गतिविधियां यानी कि उसमें किस प्रकार हम उसकी गतिविधियां किस प्रकार को चला रहे हैं, चेहरे के या शरीर की भंगिमाएं कैसी हैं, हाव भाव कैसे हैं, ये सारे बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि हम किस प्रकार का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दैनिक जीवन की बातचीत में संप्रेषण करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग बहुत किया जाता है। जैसे बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, उसके लिए हम पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, हम खड़े होते हैं, जब हम विदाई करते हैं तो हाथ हिलाते हैं या उठकर बाहर तक जाते हैं। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम प्यार, स्नेह, क्रोध, प्रसन्नता, उदासी, भय, चिंता, घृणा आदि भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति लगातार अपनी शारीरिक मुद्राएं बदल रहा है, यानी कि नाखून हिला रहा है, नाखून काट रहा है, सिर हिला रहा है, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ है, बहुत ही बेचैन है। मुट्ठियां बांध रहा है कोई व्यक्ति बार बार, तो वो बहुत क्रोध में है। कंधे उचका रहा है, ये कंधे झाड़ रहा है, तो वह अज्ञानता है, उस विषय के बारे में नहीं जानता, या बेबसी, वो कुछ नहीं कर सकता, इसका प्रतीक है। मुख ढक लेना हाथों से या किसी चीज से यानी कि घबरा जाना या शर्माना। नीचे मुख करना यानी कि अज्ञानता, हम कोई बात नहीं जानते। सामने सीधे खड़े होकर बात करना, मित्रता, कॉन्फिडेंस। आंखें ऊपर करके बात करना, आंखें ऊपर करना यानी कि कुछ सोचना। ये सब प्रतीक हैं जिसके माध्यम से हम बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। लास्ट आता है कूट भाषा यानी कि संकेत लैंग्वेज। चिन्ह, संकेत, जिसके माध्यम से किसी को निर्देश स्पष्ट किया जाता है, किसी निर्देश को स्पष्ट किया जाता है। जैसे हम मार्ग पर चलते हैं तो क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट, इसके साथ साथ रास्ते में हमें अनेक सिंबल देखते हैं जो स्कूल, आगे स्कूल है इसका प्रतीक होते हैं, स्पीड ब्रेकर है, रेलवे लाइन है, इन सब के बारे में दर्शाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का अपना अलग महत्व है और दोनों ही बहुत सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन करने के। तो आज हमने
आज के लेक्चर में जाना कि संप्रेषण किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताएं क्या हैं, संप्रेषण में किन किन घटकों का होना आवश्यक है, संप्रेषण के रूप में कौन कौन है तथा संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। अगले लेक्चर में हम शेष जो पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर पे हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।